नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं कानपुर बिहार से हूँ। आज हम ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 पढ़ने जा रहे हैं। ज्योग्राफी में पहला पार्ट सौरमंडल में हमारी पृथ्वी पे हम चर्चा अपने पहले वीडियो में कर चुके हैं। उसके कुछ फैक्ट पर चर्चा आज हम करेंगे। फैक्ट क्या है? सौरमंडल में ग्रह और उनकी ग्रहों की परिक्रमण गति, घूर्णन गति क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। तो हम पहले ग्रह लिख रहे हैं, परिक्रमण गति लिखेंगे और घूर्णन गति लिखेंगे। ग्रह परिक्रमण गति या परिक्रमण का समय जो है, समय लिख देंगे यहाँ पे। समय, परिक्रमण समय, घूर्णन समय। सूर्य से नजदीकी के क्रम में जो ग्रह हैं, उन ग्रहों को हम लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले सबसे नजदीक बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि, शनि के बाद अरुण, इसके बाद वरुण। फैक्ट ये है, प्राचीन भारत के खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट, जिनके अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है और सूर्य के परावर्तित प्रकाश के कारण ये ग्रह चमकते हैं। बुध परिक्रमा करता है, शुक्र परिक्रमा करता है सूर्य की, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले एक ग्रह और था जिसका नाम प्लूटो था या यम भी कह सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिकों की एक 2006 में अंतर्राष्ट्रीय बैठक खगोल वैज्ञानिकों की 2006 में यम को ग्रह की सूची से हटा दिया, क्योंकि वो अन्य ग्रहों की कक्षा रेखा में प्रवेश कर जाता था, दूसरे ग्रहों की कक्षाओं में प्रवेश करता था, इसलिए उसे ग्रह की सूची से हटा दिया गया 2006 में। ये हम याद रखेंगे। बुध, बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है। कितने दिनों में? 88 दिन। इसके बाद आता है आपका शुक्र, शुक्र को समय लगता है 255 दिन। इसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बारे में तो सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपना पूरा चक्कर 365 दिन, 365 दिन या 365 सही 1/4 दिन। मंगल 687 दिनों में
सूर्य की परिक्रमा करता है। बृहस्पति को 11 साल 11 माह का समय लगता है। शनि को 29 साल 5 माह। अरुण को 84 वर्ष का समय लगता है, 84 ईयर, 84 साल। और 164 वर्ष वरुण को लगता है। परिक्रमा काल हमने समझा। बुध 88 दिनों में अपना परिक्रमण काल पूरा करता है। शुक्र 255 दिन, पृथ्वी 365 दिन, मंगल 687 दिन, बृहस्पति 11 साल 11 माह, शनि 29 साल 5 माह, अरुण 84 साल, वरुण 164 साल। अब हम इनकी घूर्णन गति को समझेंगे। घूर्णन गति क्या होती है? जब कोई ग्रह अपनी धुरी पर अपना पूरा चक्कर करता है उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति। तो घूर्णन गति को समझेंगे। बुध, सबसे पहले आता है बुध। तो बुध को 59 डेज लिख देगा। इसके बाद में 243 दिन शुक्र को समय लगता है, 243 दिन डेज। 365 दिन पृथ्वी और एक दिन में पूरा चक्कर अपना घूर्णन, 1 डे। मंगल को भी 1 डे। अब आता है बृहस्पति अपना पूरा चक्कर लगभग 10 घंटे में करता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कोई समय नहीं दिया गया है क्योंकि कक्षा 6 में ये सारी चीजें नहीं दी गई हैं, लेकिन हमारे ग्रहों पे चर्चा हुई तो कुछ फैक्ट हमने अलग से इसमें सम्मिलित कर लिए। बृहस्पति 9 घंटे 56 मिनट, 9 घंटे 56 मिनट, 9 घंटे 56 मिनट। यहाँ पे लिख दे रहे हैं घंटे एच से, और यहाँ पे या इस तरह से लिख सकते हैं 9 घंटे 56 मिनट, यहाँ आवाज कर देते हैं। शनि को 10 घंटे 40 मिनट का। अब आता है अरुण और वरुण। अरुण को 17 घंटे और वरुण को 16 घंटे का समय लगता है अपना पूरा चक्कर करने में। ये हमारे ग्रह हैं और इन ग्रहों के परिक्रमण काल और घूर्णन काल के विषय में हमने समझा। जैसे कि ये हमारा सूर्य है। अब परिक्रमण काल और घूर्णन काल को हमें समझना है। जैसे कि ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी सूर्य के भी चक्कर लगा रही है चारों ओर, जिसे हम परिक्रमण काल कहते हैं, और अपनी धुरी पर भी पूरा चक्कर लगाती है। पूरा सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में उसे 365 दिन का समय लगता है, और अपनी धुरी पर पूरा चक्कर लगाने में उसको 1 दिन का समय लगता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिन में, जिससे 1 वर्ष पूरा हो जाता है, 1 वर्ष कंप्लीट होता है। और पृथ्वी अपनी धुरी पर पूरा चक्कर 1 दिन में लगाती है।
पृथ्वी उत्तरी ध्रुव के सापेक्ष एंटी क्लॉकवाइज में अपनी ध्रुव पर पूरा चक्कर एक दिन में लगाती है, जिसके कारण पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर एंटी क्लॉकवाइज में घूमती है, जिससे सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। अब हमने इन ग्रहों पे चर्चा की, इनके परिक्रमण काल और घूर्णन गति को समझा। आगे कुछ फैक्ट और हैं, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा का एक भाग हम देख पाते हैं, दूसरा भाग नहीं देख पाते। उसका कारण क्या है? क्योंकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक पूरा चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, और 27 दिन उसको अपना चक्कर पूरा करने में, अपना अर्थात अपनी घूर्णन गति को पूरा करने में उसको 27 दिन का समय लगता है। इसीलिए हम चंद्रमा का एक भाग ही देख पाते हैं। पृथ्वी के व्यास का 1/4 व्यास चंद्रमा का है। सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचने वाले नील आर्मस्ट्रांग 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा। ये फैक्ट हम एनसीईआरटी कक्षा 6 में पढ़ते हैं। अब इससे संबंधित कक्षा 6 के एनसीईआरटी के कुछ प्रश्न हैं और उनके उत्तर हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये हमारी पृथ्वी जैसे अर्थ और ये मून। पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है 27 दिनों में, और चंद्रमा अपनी दूरी पर भी अपना पूरा चक्कर 27 दिनों में करता है। इसी कारण हम केवल चंद्रमा का एक भाग ही देख पाते हैं और दूसरा भाग नहीं देख पाते हैं। चंद्रमा पर पहली बार कदम 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। ये फैक्ट हम पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं आपको। आगे हम कुछ इससे संबंधित क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी पहले चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न, ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड क्या है? तो ब्रह्मांड क्या है? तो ब्रह्मांड वो अनंत संरचना है जिसका कोई अंत नहीं है। ये जैसे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर के अंदर क्लस्टर, क्लस्टर के अंदर आकाश गंगा, आकाश गंगा के अंदर तारामंडल, तारामंडल के अंदर नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल के अंदर सौर मंडल, सौर मंडल के अंदर सूर्य और हमारे ग्रह, और ये हमारा अंतरिक्ष। ये हमारा ब्रह्मांड है। ये हमारा ब्रह्मांड है। ये हमारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड आकाश गंगाओं का एक समूह कह सकते हैं। लाखों करोड़ों आकाश गंगाओं का एक समूह कह सकते हैं ब्रह्मांड को। इसके बाद इसमें एक प्रश्न और है, तारा क्या है, ग्रह क्या है? थोड़ा हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तारा क्या है, ग्रह क्या है, तारा बनते कैसे हैं, तारा बनते कैसे हैं, उस पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं आगे। तारा क्या है, ग्रह क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तारा जिसका स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होता है, पिछली कक्षा में हम आपको
आपको बता चुके हैं। तो तारा यानी कि स्टार, स्टार स्टार इसका स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होती। ये बनता कैसे, इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तारा पहले गैस के फॉर्म में होता है, गैस जो कि विरल गैस होती। कैसी गैस होती? विरल गैस। विरल गैस ये हमारी जैसे विरल गैस है। ब्रह्मांड में पहले विरल गैस के जो कण थे, उन कणों का संकेंद्रण हो गया गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। संकेंद्रण हो गया, संकेंद्रण होने से वो को सेंट्रिक या संकेंद्रण कह सकते हैं इसको हम। संकेंद्रण होने से ये बल आपस में सारे गैसीय कण एक साथ एक में गोले के रूप में जुड़ने लगे, और इन गोलों के रूप में जुड़ने से निहारिका बनी। निहारिका, ये हमारी निहारिका है। निहारिका जब ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में जुड़ गए और एक फॉर्म में गोले की आकृति में बन गए, तो ये हमारी निहारिका बन गई। अब पहले तो विरल गैस थी, जो पूरे ब्रह्मांड में गैसीय कण घूम रहे थे। उन गैसीय कणों में आपस में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एकत्र हो गए, संकेंद्रित हो गए। हम कह सकते हैं कि संकेंद्रित हो गए, और जिससे कि निहारिका बन गई। निहारिका के विषय में हम कक्षा 12 की आगे की कक्षाओं में जैसे पढ़ेंगे। एनसीईआरटी कक्षा 12 फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। विरल का गैसीय सिद्धांत जो है इमैनुअल कांट और लाप्लास जैसे खगोल वैज्ञानिकों ने दिया है। लाप्लास ने 1796 में नेबुलान हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि विरल गैस का संकेंद्रण होने से निहारिका बन गई। अब जैसे गैस है, तो गैस आप घर में जलाते हैं तो उससे क्या होता है? हीट और लाइट, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। अब ये गैस जलेगी। गैस क्या है? एक ईंधन। निहारिका थी, उसमें ईंधन था जिसका संकेंद्रण हो गया। अब वो उसमें आग पकड़ गया, हीट, लाइट, जिससे वो क्या हो गया? तारा बन गया। अब तारा बन गया, इसमें ईंधन के रूप में ये जलने लगा, जिससे क्या हो गया? प्रकाश उत्पन्न हो गया। अब ईंधन क्या था? ईंधन था हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड में, और बन गया क्या? हीलियम। हाइड्रोजन था और बन गया हीलियम। हाइड्रोजन था, हीलियम बन गया। इसको यहां लिख देते हैं, हाइड्रोजन से हीलियम में। हाइड्रोजन हीलियम में नाभिकीय संलयन के द्वारा परिवर्तित हो जाता है, जिससे कि ऊष्मा और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऊष्मा बढ़ जाएगी यानी इसमें एनर्जी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर, हीट और लाइट से हमारा ये तारा बन गया। अब तारा है ये, जैसे तारा हमारा है, तारा। अब ये तारा है, इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित हो गया, इसमें तारा बन गया। इसका स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश है।
अब ये इसमें जो ईंधन है वो किस फॉर्म में है, लिक्विड में है कि गैस में है? पहले तो गैस में था, लेकिन अब इसमें आग जल गई, तारा बन गया, प्रकाश होने लगा। अब ये जो इसमें ईंधन होगा वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा, लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा, गैस के फॉर्म में नहीं होगा। ये प्लाज्मा के फॉर्म में होगा। क्या होगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा के फॉर्म में होगा। अब जैसे हमारा तारा है सूर्य, सूर्य जैसे हमारा तारा है सूर्य, तो जैसे किसी तारे का अब कोई ईंधन है तो ईंधन समाप्त होना है। जब सूर्य का ईंधन समाप्त हो जाएगा, लगभग 5 अरब वर्ष बाद उसका प्रकाश समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से जब इसका ईंधन खत्म हो जाता है तो इसका आकार और बढ़ जाता है और ये लाल दानव बन जाता है, रेड जायंट जिसे बोलते हैं। लाल दानव कहा जाता है। इसका आकार बढ़ जाता है और ईंधन समाप्त हो जाता है। 90% ईंधन समाप्त हो जाता है, तब ये लाल दानव या रेड जायंट बन जाता है। इसके बाद इसका और ईंधन समाप्त होता है। जब और ईंधन समाप्त होता है, अब यहाँ से 2 तरह के तारे बनते हैं। कैसे बनते हैं? अब ये 2 तरह के तारे यहाँ से तारे बनते हैं, 2 तरह के बनते हैं। या तो एक आपका छोटा तारा बनेगा और या बड़ा तारा बनेगा। छोटा तारा कौन बनता है? जिसका आकार सूर्य के आकार के बराबर हो या सूर्य के आकार से छोटा हो। और जो तारा सूर्य के आकार से बड़ा होता है वो 2 तरह के तारों में, एक होता श्वेत वामन और एक होता अभिनव तारा। इसे व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं, व्हाइट ड्वार्फ। और अभिनव तारा को सुपरनोवा कहा जाता है, सुपरनोवा। सुपरनोवा और व्हाइट ड्वार्फ या श्वेत वामन भी कह सकते हैं इसको। यहाँ लिख दे रहे छोटे। छोटे आकार, सूर्य के बराबर या सूर्य से छोटे आकार के तारे और सूर्य से बड़े आकार के तारे सुपरनोवा बनते हैं। जब इनकी ऊष्मा, इनका ईंधन समाप्त हो जाता है, जब 90% समाप्त हो जाता है तब ये रेड जायंट। अब इसके बाद जब 95% समाप्त हो जाता है तब ये बन जाते हैं श्वेत वामन। 95% ईंधन समाप्त हो गया। कितना ईंधन समाप्त हो गया? 95% ईंधन समाप्त हो गया। अब इनमें प्रकाश बहुत ही कम बचता है, यानी कि 5% ईंधन बचता है। तो इनको अंतिम स्टेज जो होती है तारा की, उसे श्वेत वामन तारा कहते हैं। जब इसको हम चमकते हुए देखते हैं, इसे जीवाश्म तारा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 5% ही ईंधन बचा है, 95% ईंधन समाप्त हो गया है। जब इसका 100% ईंधन समाप्त हो जाता है, जब इसका 100% ईंधन समाप्त हो जाता है, यानी 100% ईंधन समाप्त हो जाता है, तब ये तारा ब्लैक ड्वार्फ, काला वामन बन जाता है। ब्लैक ड्वार्फ, काला वामन
बन जाता है। अब बड़ा सूर्य के आकार से जो बड़ा होगा वो सुपरनोवा या अभिनव तारा कहलाएगा। अब सुपरनोवा हमारा ये जैसे सुपरनोवा है, सुपरनोवा को विस्फोटक तारा भी कहा जाता है। सुपरनोवा इसको विस्फोटक तारा भी कहा जाता है। जब इसका विस्फोट होगा तो ये इससे चार तरह के तारे बनेंगे, इससे चार तरह के तारे बनेंगे। जरूरी नहीं कि इसका विस्फोट हो जाए कि चार ही तारे बन जाए, चार तारे नहीं बनेंगे, चार तरह के तारे बनेंगे, चार तरह के तारे बनेंगे। और एक हम यहाँ बना रहे हैं छोटा सा समझाने के लिए। चार तरह के तारे बनते हैं सुपरनोवा से। इसका हो गया विस्फोट, इसलिए इसको विस्फोटक तारा कहते हैं। विस्फोट होने के पश्चात जो सबसे बड़ा पिंड बचता है उसे हम न्यूट्रॉन तारा कहा, उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन पर न प्लस न माइनस, किसी तरह का कोई आवेश नहीं होता है। जो सबसे बड़ा पिंड विस्फोट होने के बाद, सबसे बड़ा पिंड, अगर पिंड छोटा हो गया तो बन जाएगा पल्सर तारा। इन्हें पल्सर कहा जाता है, पल्सर। पल्सर इसे क्वेसर कहेंगे, क्वेसर। क्वेसर, पल्सर, ये तेजी से घूमते हैं, तेजी से घूमने वाले तारे पल्सर कहलाते हैं या क्वेसर। क्वेसर इससे भी छोटा होता है, ये भी और तेजी से। तो पूछा जा सकता है तेजी से घूमने वाले तारों को क्या कहते हैं, पल्सर और क्वेसर। कौन सा तारा जो सुपरनोवा के बाद बनता है? न्यूट्रॉन तारा, सबसे बड़े आकार का विस्फोट होने के पश्चात। और जो तारा बिल्कुल छोटा हो जाता है विस्फोट होने के पश्चात, जो पिंड बहुत छोटा हो जाता है विस्फोट होने के पश्चात, सुपरनोवा के विस्फोट होने के पश्चात बहुत छोटा हो जाता है, विस्फोट होगा। जैसे कोई चीज़ है जिसका विस्फोट होने के पश्चात संकेंद्रित हो जाती है, जैसे प्लाज्मा है। प्लाज्मा है वो, उसको अगर संकेंद्रित करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा संकेंद्रित करेंगे, एकदम संकुचित हो जाता है तो ठोस अवस्था में आ जाता है। तो इतना ज़्यादा इसका डेंसिटी बढ़ जाता है, इतना डेंसिटी बढ़ जाता है कि बहुत ज़्यादा इसका घनत्व हो जाता है सब, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा घनत्व हो जाता है। और इसीलिए इसमें इसका प्रकाश जो है रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण इसे हम ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल, ब्लैक होल, इसे ब्लैक होल कहा जाता है, इसे ब्लैक होल कहा जाता है। अब रेड जायंट तक तो सारे तारों का प्रक्रिया है। यहाँ विरल गैस बनेगी, निहारिका बनेगी, निहारिका से तारा बनेगा, तारा से फिर रेड जायंट बनेंगे जब ईंधन समाप्त हो जाता है। इसके बाद में रेड जायंट के बाद छोटा जो तारा होगा सूर्य से या सूर्य के बराबर आकार का होगा, वो श्वेत वामन बनेगा, जीवाश्म तारा बनेगा। और जब बिल्कुल ईंधन समाप्त हो जाएगा तो काला वामन यानी ब्लैक ड्वार्फ बनेगा। इसके बाद में जो सूर्य के आकार से बड़ा हो, कितने आकार से बड़ा हो, इसके लिए हमारे भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर सीमा, जिसे कहा जाता है, चंद्रशेखर ने एक सीमा निर्धारित की। भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने एक सीमा निर्धारित की। सूर्य का यानी सन का 1.44 लगभग, इसे हम कभी कभी पढ़ते हैं सूर्य की 1.5 गुना
द्रव्यमान के आकार का जो तारा होगा वो सुपरनोवा या अभिनव तारा या विस्फोटक तारा बनेगा, जो इस फॉर्म में जाएगा, जो इस फॉर्म में जाएगा। और जो इससे कम आकृति का आकार का है या इससे कम द्रव्यमान का है तारा, वो छोटे तारे जो हैं वो श्वेत वामन या ब्लैक ड्वार्फ बनेंगे। चंद्रशेखर सीमा सूर्य का 1.44 गुना द्रव्यमान का जो तारा होगा वो कितना बड़ा, 1.44 गुना बड़ा होना चाहिए, वो सुपरनोवा बनेगा। और सुपरनोवा से इस तरह के 4 फॉर्म में बनते हैं अंतिम समय में तारे। न्यूट्रॉन तारा, जिस पर कोई आवेश न्यूट्रॉन प्लस या माइनस कोई आवेश नहीं। पल्सर, तेजी से घूमने वाले तारे। कोई ऐसा पल्सर, तेजी से घूमने वाले तारे। और अंतिम तारा जो होता है जिसका ब्लैक होल, जिसकी डेंसिटी घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, वो बनता है ब्लैक होल। तो ये हमने